हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारी थिंकर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। सो आज के जो हमारे थिंकर रहने वाले हैं वो रहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन थियरी ऑफ फ्रीडम, देन क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म, देन डिफरेंसेस विद गांधी। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स बिगिन। देखो, बेसिकली जो मॉडर्न थिंकर रविन्द्रनाथ टैगोर का जो बर्थ है वो 1861 का है। उनको जो बेसिकली उन्हें किन चीज़ों के लिए जाना जाता है, वो एक आर्टिस्ट भी थे, राइटर भी थे और पोएट भी थे। लेकिन उनकी जो आर्टिकल्स उन्होंने लिखे, जो उन्होंने बुक्स लिखी है, उनमें सबसे ज़्यादा उन्होंने मेन फोकस किस चीज़ पर किया? ह्यूमन वैल्यूज़ पर, यानी कि मानव मूल्य, जितनी भी ह्यूमन वैल्यूज़ होती है, इन्हीं पर उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है फोकस किया। टैगोर ने इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी, सोशल सिस्टम और कल्चर को अच्छे से डिस्क्राइब किया और उन एलिमेंट्स की पहचान की जो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सेकेंडली, उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी जानना चाहा। वो चाहते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर से भी हम कुछ ऐसी चीज़ें लें जिससे कि जो चीज़ें ह्यूमन वैल्यू यानी ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। ओके, अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। देखो, जो बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पॉजिटिव लिबर्टी पर मेन फोकस रखा है। उनका क्या मानना है कि किसी भी इंडिविजुअल की जो स्पिरिचुअल लिबर्टी होती है, यानी कि स्पिरिचुअल फ्रीडम जो है वो सोल और गॉड के मिलने में होती है। लेकिन ये एक ऐसी फ्रीडम नहीं है जो किसी भी इंडिविजुअल को अपने फेलो बींग्स होते हैं, जो सहचर जिसे कहा जाता है, या जो वर्ल्डली लाइफ से दूर करती है। तो टैगोर के अकॉर्डिंग हर चीज़ जो होती है, हर इस यूनिवर्स में भगवान की ही लीला, ये पूरा यूनिवर्स जो मतलब जो भी चीज़ें होती है भगवान की मर्जी से ही होती है। ठीक है। सो वर्ल्ड से अगर मुंह मोड़कर भगवान को पाने की अगर कोशिश करते हैं तो वो चीज़ करना बहुत ही बेकार है। सो टैगोर की एक फेमस बुक थी जिसका नाम था साधना, द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ, जो कि बेसिकली 1920 में पब्लिश हुई थी। इसमें क्या चीज़ें लिखी गई थी? इसमें लॉ और लिबर्टी की प्रॉब्लम पर अच्छे से विचार किया गया था, अच्छे से लिखा भी गया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल के अस्तित्व यानी आइडेंटिटी के दो रूप होते हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसमें वो सभी से जुड़ा होता है, यानी कि सारे रूल से वो बंधा होता है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल जो है वर्ल्ड में जो भी चीज़ें होती है वो सब नियमों से बंधा होता है और यहाँ वो दूसरे इंडिविजुअल्स के जैसा ही होता है, यानी कि इक्वल होता है। सेकंड, यहाँ पे बात हो रही है स्पिरिचुअल आइडेंटिटी की, जो उसे दूसरे लोगों से अलग करती है, यानी कि उन्हें यूनिक बनाती है और एक ऐसी सिचुएशन में वो डालती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। ओके, तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या मानना है कि कोई भी अगर ह्यूमन जो है फ्रीडम के बारे में सोचता है तो वो उसे अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाती है। अब हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के थॉट जानेंगे नेशनलिज्म। बेसिकली उन्होंने नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया है। किस बेसिस पर? टैगोर के अकॉर्डिंग जो यूरोपीय स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस है ये नेशनलिज्म की फीलिंग से ही बना हुआ है, जिसने इंडिविजुअल और सोसाइटी की जो क्रिएटिव एबिलिटी है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, यानी कि जो क्रिएटिविटी है लोगों में वो ख़त्म होती जा रही है। किसकी वजह से? नेशनलिज्म की वजह से। इसी बेसिस पर उन्होंने नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर बेसिकली ह्यूमैनिस्ट थे, इसी वजह से वो नेशनलिज्म के खिलाफ थे, क्योंकि नेशनलिज्म की वजह से लोगों में अग्रेशन होता है। ठीक है, तो वो ह्यूमैनिस्टिक वे में नहीं सोच पाते, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज़ वहाँ पे ख़त्म होने जाती है, जिसकी वजह से उन्होंने नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया। ओके, सो बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या मानना है कि जो नेशन है, अगर हम नेशन की बात करें तो अपने पावर और अपने काम करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने की लालच में इंडिविजुअल्स को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करता है। अगर हम किसी भी नेशन की बात करें तो वो अगर एजुकेशन यहाँ पे इन सब चीज़ों को वो अगर प्रमोट भी कर रहे हैं तो वो उसमें भी अपना ही फ़ायदा देखते हैं और कई साधनों की हेल्प से उनके विचार, उनके थॉट्स और उनके इमोशंस को कंट्रोल करने की कम्प्लीटली यहाँ पे कोशिश करते हैं। सो जैसे कि टैगोर ने अपनी उनकी बुक थी नेशनलिज्म, जो कि बेसिकली 1936 में पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने साफ साफ क्या लिखा है कि लोग अपने आप को पावर और प्रॉफिट का एक टूल बनाने के लालच में इस मेंटल स्लेवरी को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत हद तक एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के थॉट्स जो हैं वो गांधी जी के थॉट्स से किस तरीके से अलग है। देखो, जो दोनों के अगर थॉट्स की बात करें तो कई मायनों में अलग अलग है, बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में अगर हम देखें तो जो गांधी की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ के बारे में टैगोर का एक फर्स्ट जो रिटन प्रूफ मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने शांति निकेतन से 12 अप्रैल 1990 को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में उन्हें अलर्ट किया था कि क्योंकि ये जो प्रोग्राम था वो भारत की नैतिकता यानी कि मोरालिटी को नहीं दिखा पा रहा था। उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में गांधी के साथ जितने भी चीज़ें हुई यानी कि कुछ चेंजेस जो आ रहे थे उन पे उन्होंने कहा कि इस चीज़ पे ध्यान दिया जाना चाहिए।
उन्होंने गांधी के लीडरशिप के बारे में भी कई तरीके से सोचा और ये भी उन्होंने देखा कि जो असहयोग आंदोलन जो है वो पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेगा और ये बंगाल के जो डिवीज़न विरोधी आंदोलन से बहुत बड़ा होगा। तो वो उस चीज़ पर जो भी सिचुएशन उस वक्त हो रही थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस को वो समझ गए थे, जो भी उसमें चीज़ें चल रही थी। टैगोर इस सच्चाई से भी बहुत ज़्यादा दुखी थे कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक ही आवाज़ में बोलता था और वैसे ही कोशिशें करता था कि इस डेवलपमेंट को उन्होंने जो नेशनलिज्म की सबसे ख़राब चीज़ मानी, क्योंकि इसे उन्होंने एक गलत मेंटालिटी बताया और इसे जो विदेशी शासन जो होता है इससे कुछ लेना देना ही था। मतलब वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के सपोर्ट में थे, यानी कि कुछ चीज़ें वहाँ से भी लेनी चाहिए, ऐसा किसका मानना था? टैगोर का। टैगोर सबसे ज़्यादा किस चीज़ के अगेंस्ट है कि इस बात से थे कि गांधी के जो भी गांधी ऑर्डर करते जिनमें हाथ से सूट काटना हो गया, विदेशी कपड़े जलाना भी शामिल था, वो ये सब जो है ये एक मध्यकालीन युग से जुड़े हुए थे। इनमें से किसी भी शर्त का एक अगर हम क्रिटिकल वे में इस चीज़ को देखें तो वो इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया गया है और इन्हें धर्म सिद्धांत मान लिया गया। तो गांधी के ही ऑर्डर्स का अगर हम बात करें यहाँ पे तो हर चीज़ उनके ना मानी जाए, ऐसे किसका मानना था? टैगोर का। इसके बाद टैगोर क्या कहते हैं कि सादगी, यहाँ पे सिंप्लिसिटी पर अगर हम फोकस करते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो पड़ जाएगा, क्योंकि स्वदेशी के कुछ चीज़ें अगर हम देखें तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती है, मतलब कि रिसोर्सेज की भी लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा कम पड़ जाए, यानी कि वेस्टर्न नॉलेज की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर अपनी कंट्री का डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो। ठीक है, बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन के सपोर्ट में थे और गांधी जी जो थे वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के सपोर्ट में नहीं थे। उनका क्या मानना था, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या मानना था कि जो गांधी का विमेंस को इंग्लिश पढ़ने से रोकने के लिए कहना पूरी तरीके से गलत था। 1928 में टैगोर ने वर्णाश्रम के गांधी के सपोर्ट की ये एक तर्क देकर आलोचना की, क्रिटिसाइज़ उन्हें किया कि जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम बिज़नेस की बात करें तो किसी भी इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी है वो उसकी जो क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी क्वालिफ़िकेशंस उसकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो बर्थ के अकॉर्डिंग है। तो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशंस यानी कि मशीन्स एक जैसा, यानी बार बार जो दोहराई जाती चीज़ें वो ये उसी तरीके का है, कुछ इसमें नयापन नहीं है। ठीक है, इन सभी एलिगेशंस का आंसर करते हुए गांधी ने क्या कहा कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है वो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है, वो बल्कि किस तरीके का है, ह्यूमैनिस्टिक है और रिलीजियस भी है। उन्होंने चरखे के इस्तेमाल का बचाव किया क्योंकि वो भारत के करोड़ों लोगों में इम्पॉर्टेंट है और एक रहने यानी यूनिटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनका क्या ऑब्जेक्टिव है कि पूरे राष्ट्र के लिए बलिदान को दिखाना। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।